चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके सारा विद्रोह, बाकी सब तो मिट गया है, वो हम आगे लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, सन्यासी विद्रोह। अब ये नाम से ही लग रहा है कि ये विद्रोह कोई धार्मिक टाइप का होगा, नाम से लग रहा है ना, सन्यासी विद्रोह। अब सन्यासियों के माध्यम से जो किया गया विद्रोह है उसको क्या बोलते हैं, सन्यासी विद्रोह। अच्छा, सन्यासी जो होते हैं, जो घर वगैरह छोड़ देते हैं, वो अक्सर कहाँ चले जाते हैं, धार्मिक स्थल पे, मंदिर मस्जिद यहीं पहुँचते हैं। उस समय हुआ ये था कि जो तीर्थ यात्रा करते थे जो लोग भी सन्यासी वगैरह अक्सर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे, तो उनको जाने के लिए भी कर देना पड़ता था। उस समय का ऐसा व्यवस्था था, अंग्रेज़ों के ज़माने में ये व्यवस्था था कि अगर आपको तीर्थ यात्रा करना है तो आपको क्या चुकाना पड़ेगा, कर, यानी कि आपको अपने भगवान से मिलने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स दोगे तभी आप जा कर के तीर्थ यात्रा कर पाओगे। तो ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह का सबसे असली अगर कारण है तो ये है, तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया गया था, इस वजह से बहुत सारे सन्यासी क्या हो गए थे, नाराज चल रहे थे। और सन्यासियों के माध्यम से वही आंदोलन किसानों का जुड़ गया, क्योंकि ये सारा हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, किसान आंदोलन पढ़ा रहे हैं। तो कैसे सन्यासी विद्रोह और किसान विद्रोह दोनों एक हो गया, चूँकि किसानों को भी तो तीर्थ यात्रा करने का मन करता है, तो किसानों को भी कर देना पड़ेगा। सन्यासी को तो कर देना ही पड़ेगा, लेकिन किसानों को कोई भी तीर्थ यात्रा करेगा उसको कर देना पड़ेगा। ये विद्रोह कहाँ पर चला था, बंगाल में, और उसका टाइमिंग कब है, 1763 से 1800, यानी कि लगभग अच्छा लंबा टाइम तक ये विद्रोह चला। 1763 के आसपास की घटना कुछ याद है आप लोग को, 1763 उस समय कौन था, 1763-64 की घटना याद है आपको, कोई घटना याद नहीं आ रहा है, बक्सर हुआ था ना उस समय, इलाहाबाद की संधि तो हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव, कुछ ध्यान में है, हेक्टर मुनरो, याद आ रहा है। इतिहास को इतिहास नहीं बनाना है ना, इतिहास को क्या करना है, बार बार उसको रिवीजन करते रहना, वरना बहुत जल्दी इतिहास बन जाएगा ये। उस समय बंगाल में एक दौर उधर चल रहा था कि एक समय बंगाल पर अंग्रेज़ों का कैप्चर मजबूत हो रहा था, और दूसरी तरफ अलग अलग प्रकार के कर का भी प्रावधान कौन कर दिया था, चूँकि 1757 से, सुनिएगा ध्यान से, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ होगा, उसके बाद ही बंगाल पर कंट्रोल किसका होने लगा, अंग्रेज़ों का। हाँ, ठीक तरीके से कंट्रोल कब हुआ, इलाहाबाद की संधि के बाद, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद हुआ। लेकिन उस सब जब 1700, हालांकि ये तीर्थ यात्रा पर कर जो है ये मुगलों के ज़माने में भी लगता था, हाँ, जिसको जजिया कर भी कहते हैं। हालांकि ये क्या नाम है इनका, अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर जो था उसको ख़त्म कर दिया गया था, हाँ, फिर बाद में लागू कर दिया गया था। वो अपने अधिकारी टोडरमल को कहे थे कि ये जो है तीर्थ यात्रा कर जो है ख़त्म करो। पढ़ेंगे अकबर, जब डिटेल पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में एक अकबर का एक लगभग 1.5-2-2.5 घंटे का पूरा वीडियो आपका अकबर का बनेगा। जब मिडेबल पढ़ाएंगे ना तब आपको बताएंगे, फिर ऐसे भी बीच में कभी मूड हुआ कि चलो कभी भी किसी और दिन में आपको अकबर का पूरा पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। अब समझिए, इसके नेतृत्वकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, लगभग इसका डेट दिमाग में रखना है, क्योंकि डेट गड़बड़ कीजिएगा ना तो फिर वो जो सीक्वेंस वाला जो बताए थे उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, मंजर शाह, मूसा शाह और भवानी पाठक, यही लोग नेता बने थे इसमें। क्या नाम है इनका, मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक। याद कैसे होगा, इन सब को एक साथ जोड़ देना है। तो सन्यासी कौन कौन थे, सन्यासी मंजर शाह, सन्यासी मूसा शाह और सन्यासी भवानी पाठक, तीनों सन्यासी थे। ऐसे अगर बोलेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, आराम से नेतृत्वकर्ता याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हुआ ये था कि एक समय, मतलब वही जो दौर, हम जिस दौर की बात बता रहे हैं, जिस समय कि बंगाल पर अंग्रेजों का कैप्चर हो चुका है, तो अंग्रेजों का कैप्चर जब बंगाल में होगा तो धीरे धीरे भू राजस्व की राशि क्या होगा, बढ़ाएगा। और इत्तेफाक से क्या हुआ, उसी साल बंगाल में बारिश नहीं हो पाया, सूखा पड़ गया, तो अकाल पड़ेगा। तो एक तरफ अकाल का समस्या और दूसरे तरफ यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सन्यासियों पर जो है, यानी कि जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया हुआ है, तो दोनों तरह का क्या हुआ, दिक्कत हो गया। मतलब एक तो भूख का समस्या, ऊपर से तीर्थ यात्रा पर भी कर लगाया हुआ है। तो उस समय लोग तिलमिला बैठे, और इसी तिलमिलाहट में उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो किसान और जो आपका शुरुआती जो सन्यासी था, दोनों मिल करके विद्रोह किए थे, इसलिए इसको ज़्यादातर इसको किसान विद्रोह कहते, क्योंकि इसमें ज़्यादातर संख्या किसकी थी, किसानों की थी। लेकिन हाँ, तत्कालिक समस्या अगर देखा जाए तो वो किस चीज़ का था, तीर्थ यात्रा पर कर। और इन सारी घटनाओं का वर्णन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी,
वो एक आनंद मठ जो किताब था उसी में वो लिख चुके हैं। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ें। इसमें कुछ लिखाने का जरूरत नहीं है, लिखाएंगे आपको इसमें नील विद्रोह में। ठीक है, अब जरा सा नील विद्रोह पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको छापना है। अब देखिए नील विद्रोह का टाइमिंग देखिए, 1859 से लेकर के 60, और ये कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। उसके बीच जो किसान विद्रोह था, किसान विद्रोह बहुत लंबे टाइम तक उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, छोटा मोटा विद्रोह हुआ, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत सारा विद्रोह जो हुआ था उसको हम स्किप कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो एक कहते हैं ना कि जिस विद्रोह का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है वही हमारे एग्जाम के लिए भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि सन्यासी विद्रोह और नील विद्रोह के बीच जो किसानों के द्वारा कोई विद्रोह नहीं हुआ होगा, विद्रोह हुआ था, लेकिन उसका व्यापकता यानी कि उसका वैसा असर नहीं था। बात समझ में आया? इम्पैक्ट जिसका ज़्यादा पड़ेगा उसी को हम ज़्यादा पढ़ते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। नील विद्रोह जो है 1859 से 60 के बीच, ये भी बंगाल में हुआ और ये भी बंगाल में हुआ। सबसे पहले समझते हैं इसका तात्कालिक कारण समझते हैं। तात्कालिक कारण ये था कि एक ब्रिटिश के माध्यम से भारत की तरफ से एक अधिकारी था, उनका नाम था हेमचंद्राकर। ठीक है, हेमचंद्राकर एक भारतीय अधिकारी था। हेमचंद्राकर से मिस्टेक ये हो गया कि वो एक ड्राफ्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से, मतलब कि वो नॉर्मली कानून क्या है, नॉर्मली लोगों को ये बतलाया, उनके पास एक चिट्ठी आई थी, ठीक है, ब्रिटिश के माध्यम से। उस चिट्ठी को पढ़ने में वो थोड़ा भूल कर दिए। तो भूल क्या आप कर बैठे, ये लोगों को ये बोल दिए कि अब से यहाँ पर जो भी खेती होगा उसमें किसानों की मर्जी से होगा। नील विद्रोह है ना ये आपका, नील विद्रोह यानी कि किससे खेती करने की मना करेगा? नील। बोला कि जो भी किसान नील की खेती करना चाहे वो करे, और जिसको नहीं करना है वो ना करे। यानी कि नील की खेती होगा या नहीं होगा वो किसानों के ऊपर निर्भर करता है, किसानों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ये बात जैसे बोलेगा तो किसान लोगों को लगा अरे यार सही मौका मिला है हमको, यही मौका है छोड़ने का, ऐसे भी कोई फायदा नहीं, जमीन बंजर हो जाता है। देखिए नील की खेती के बाद जमीन क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है, वो जमीन फिर किसी लायक नहीं बचता है। नील का खेती दोबारा होता है? नहीं होता है, कुछ नहीं होता, नहीं, बंजर हो गया जमीन वो, मतलब बहुत लाइन 3-4 साल के लिए लगभग हो जाता है बंजर। तो लगभग 3 साल तो आपको बेकार हो गया ना, फिर आपको परती छोड़ना पड़ेगा जमीन, तो 3 साल तक तो आपका जमीन का कोई यूज नहीं हो पाएगा। तो समझिए, अब हेमचंद्राकर आनंद फानंद में तो बोल दिया, वो जो मिला था उनको पढ़ने के लिए वो कानून, वो तो गलत पढ़ के चले गए। अब ऐसे में क्या हुआ, बाद में इनको महसूस हुआ अरे यार हम तो मिस्टेक कर दिए, ये तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं है इस तरह का, मामला कुछ और था, हम कुछ और बता दिए। अब वो फिर जब गए दोबारा कि नहीं यार हमसे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा जो है पढ़ने में भूल हो गया, तब तक तो किसान अपना मूड बना चुके थे। और उसके बाद तो कहते हैं ना, कोई चीज़ आपको दे दिया और देने के बाद आपसे फिर छीना जाएगा ना, तब आपको बुरा लगेगा। तो हेमचंद्राकर का जो घोषणा पत्र था उसको पढ़ने में भूल के वजह से ये विद्रोह हुआ था। हालांकि आपको सच्चाई बताएं, आपको क्या लगता है, ये ऐसा इतिहास कहता है, पर अगर मतलब मेरा अपना खुद का मानना है, ये जानबूझकर इतना बड़ा मिस्टेक तो नहीं किया होगा, मतलब अनजाने में, हम ये कहना चाह रहे हैं, सॉरी, अनजाने में इतना बड़ा मिस्टेक नहीं किया होगा, ये मिस्टेक जानबूझ करके क्या हो गया। ऐसा नहीं कि नील की खेती से होने वाले नुकसान ये नहीं समझ रहे थे, ये खुद भी अंदर ही अंदर किसानों को सपोर्ट करते थे, समझ रहे हैं। मतलब अंग्रेज अधिकारी को ये बताया कि हमसे मिस्टेक हो गया, लेकिन सच्चाई क्या था, ये चाहते भी वैसा ही था। तो गलती से ये चाहते थे कि मतलब अंग्रेजों को भी ये मैसेज जाए कि हमसे मिस्टेक हो गया, इधर किसानों को भी तैयार कर देते हैं विद्रोह करने के लिए। अब विद्रोह करा दिए वो, मतलब ये दोनों तरफ से गेम खेल रहे थे। असल बात ये है हेमचंद्राकर, मैटर समझ में आया। तो ये उसका तत्कालिक कारण था, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात अगर करें तो इसका कारण क्या था। अब देखिए, ब्रिटिश औद्योगिक मांग की आपूर्ति हेतु, औद्योगिक आपूर्ति मतलब देखिए नील का इस्तेमाल क्या है, कपड़ों को डाई करने में, कपड़ों को कलर करने में नील का इस्तेमाल होता है। तो ब्रिटिश औद्योगिक मांग की आपूर्ति हेतु, औद्योगिक मांग मतलब वहां पर जो उद्योग का डिमांड था कि कपड़े में कलर करना है, तो ब्रिटिश औद्योगिक मांग की आपूर्ति हेतु किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, बाध्य। आपको ये ऑप्शन नहीं दिया कि मूड हो तो करो और नहीं तो मत करो, आपको करना पड़ेगा, बाध्य कर दिया। और किसान क्या, अच्छा कि अगर कोई किसान मना कर देता था कि भाई हम नहीं करेंगे नील की खेती, हम करते हैं तो मेरा बंजर हो जाता है जमीन, अगर कोई किसान मना करेगा तो उसको पनिशमेंट क्या दिया जाएगा, उसको भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। चलो निकलो, अच्छा भूमि से बेदखल कर दोगे, फिर वो खाएगा क्या,
उपज होगा नहीं, मतलब उपज ही नहीं होगा तो फिर उसके पास तो दिक्कत हो जाएगा, खाने की समस्या हो जाएगा। तो फिर ये मजबूरी में क्या करेगा, खेती करेगा ना। अच्छा, पशुओं को जब इतना बदमाशी करता था अंग्रेज का अधिकारी, उसके जानवरों को ही पकड़ के लेके चला जाता था। तीसरा, घरों एवं फसलों को जला देते थे, घर में भी आग लगा देते थे और उनका जो फसल जो पैदावार करते थे जानबूझकर उसमें भी आग लगा देते थे। मतलब इतने शैतान थे ये। तत्कालिक कारण ये था कि हेमचंद्राकर जो एक भारतीय अधिकारी था, इन्होंने अपने घोषणा में ये कहा कि नील की खेती करना किसानों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, ये बोल दिए। अब किसान को लगा वाह क्या बात है, गजब का बात बोला। अब किसानों की स्वेच्छा के किसान खुश हो गए, लेकिन बाद में बोला कि नहीं ये गलती से हम जो है वो मतलब मेरे तरफ से मिस्टेक हो गया। तभी कैसे हो सकता, वो कभी आंदोलन के लिए आएगा किसान का? नहीं समझे, पहले बोल दिया कि भाई नहीं समझे, शुरू में बोला क्या कि स्वेच्छा पे जिनको करना है अपना आराम से करो, जिनको नहीं करना है मत करो नील की खेती। तो सारे किसान बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, सब किसान बहुत खुश हो गए कि अब नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। काफ़ी बाद में जाकर इनको रियलाइज़ हुआ अरे यार ये तो हमसे मिस्टेक हो गया, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं था, ऐसा तो अंग्रेज का ब्रिटिश फरमान में भी नहीं लिखा हुआ था। ये इनके मिस्टेक की वजह से ये विद्रोह हो गया, सारे किसान एक हो गए और सब लोग बोला कि नील की खेती नहीं करना है, इसलिए किसान विद्रोह कर दिए। लेकिन सच्चाई कि अगर आप ठीक से स्टडी कीजिएगा, हिस्ट्री को एनालिसिस कीजिएगा तो ये समझ में आएगा दरअसल ये खुद भी चाहते थे कि विद्रोह हो। मैटर समझ में आया? तो मिस्टेक किए थे लेकिन वो जानबूझकर मिस्टेक था, आपको ये कहना चाह रहे हैं। मैटर समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इस विद्रोह का वर्णन किसमें है? इस विद्रोह का वर्णन जो है नील दर्पण में अच्छे से लिखा गया है। और नील दर्पण का राइटर कौन है? दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र का जो नील दर्पण है, दीनबंधु मित्र इस सारी घटनाओं का इसमें नील दर्पण में अच्छा से वर्णन, आप लोगों को वो लिस्ट भी दिए थे, दिए थे ना। तो अच्छा, सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ, अनिल विद्रोह का नील दर्पण। तो वो तो किताब से ही पता चला ना, आखिर इतिहासकार लिखे कैसे इसके बारे में, वो तो बुक जो पढ़े होंगे तभी ना इतिहासकार लिख पाए। अब इसी सारी चीज़ों को भाषा में लिखिए थोड़ा सा, नील विद्रोह को। लिखिए, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास थे। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास थे, विष्णु विश्वास थे। नील की खेती करने वाले किसानों ने नील की खेती करने वाले किसानों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया, विरोध किया मतलब विद्रोह किया। हाँ, इसमें एक चीज़ ना आपको और हम इसमें लिखाना पता भूल गए, एक प्रथा है ददनी प्रथा। नहीं, इसको हम आपको बाद में लिखवा देंगे नीचे, ठीक है। ये आपको पहले बता देते हैं, ये इसके बारे में ना भूलिएगा मत। अभी जब लिखाएंगे ना तो लास्ट में इसको भी लिख लीजिएगा लगे हाथ, ठीक है, लिखिएगा। हाँ, नील की खेती करने वाले किसानों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया, ठीक है। वस्तुतः यूरोपीय बाजार की मांग की पूर्ति के लिए, वस्तुतः यूरोपीय बाजार की
यूरोपीय बाजार की मांग की पूर्ति के लिए, यूरोपीय बाजार की मांग की पूर्ति के लिए नील उत्पादक ठेकेदारों ने नील उत्पादक ठेकेदारों ने किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया। किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया। बाध्य मतलब क्या? एकदम कंपलसरी कर दिया, बाध्य किया। और यह ठेकेदार किसानों का शोषण कर रहे थे। किसानों का शोषण कर रहे थे। पूर्ण विराम। बलपूर्वक उनको भूमि से बेदखल करना, बलपूर्वक उनको भूमि से बेदखल करना, भूमि से बेदखल करना, उनके पशुओं को जब्त कर लेना, उनके पशुओं को जब्त कर लेना, उनके पशुओं को जब्त कर लेना, कौमा बेदखल करना। नहीं, एक सेकंड। बलपूर्वक उनको भूमि से बेदखल करना, ये तो लिखा। उनके पशुओं को जब्त कर लेना, कौमा उनके घरों एवं फसलों को जलाने जैसे अमानवीय कार्य करते थे। जलाने जैसे फसलों को जला देते थे, मतलब जलाने जैसे अमानवीय कार्य करते थे। अतः नील किसानों ने इस शोषण के विरुद्ध अपील की और एक भारतीय अधिकारी हेमचंद्राकर के निर्णय से, एक भारतीय अधिकारी हेमचंद्राकर के निर्णय से प्रेरित होकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया। प्रेरित होकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वस्तुतः हेमचंद्राकर ने सरकारी आदेश को समझने में भूलकर स्थानीय पुलिस विभाग को
स्थानीय पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि स्थानीय पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि, सोचिए लोकल पुलिस तक को ये बोल दिया, सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किसान अपनी इच्छानुसार नील की खेती कर सके। नील की खेती कर सके। अतः किसानों ने नील उत्पादन के खिलाफ अर्जियां देना शुरू कर दिया। अब अर्जी देगा कि भाई हम भी नहीं करना चाहते हैं खेती, हम भी नहीं करना चाहते हैं खेती, सब लोग अपना अपना बताने लगा। शुरू कर दिया। हाँ, अर्जियां देना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में विद्रोह हुआ। नील विद्रोह की व्यापकता को देखकर नील विद्रोह की व्यापकता को देखकर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। नील विद्रोह की व्यापकता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने मतलब कितना खतरनाक था विद्रोह, इसी समझ लीजिए। इसकी व्यापकता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने एक नील आयोग का गठन किया। एक नील आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष बंगाल का सचिव सी टनकर था। सी टनकर ऐसे लिखना है, सी टनकर, इसी को अध्यक्ष बनाया गया था नील आयोग का। नील आयोग का अध्यक्ष था ये सी टनकर था, लिखे। इस आयोग ने, सी टनकर नील आयोग का सचिव था ये। इस आयोग ने, मतलब सी टनकर के माध्यम से फिर जांच होगा, फिर जांच के बाद देखिए क्या बोलेगा। इस आयोग ने नील किसानों की मांग को सही बताया। नील किसानों की मांग को सही बताया, बोला कि हाँ भाई वाजिब डिमांड है कि इससे भूमि बंजर हो जाता है और ये करना नहीं चाहते हैं, और इनकी मर्जी है अपने भूमि पर किसी प्रकार का खेती करना, तो उनको तो मर्जी पे होना चाहिए ना। तो ही लिखे, किसानों की मांग को सही बताया। और सरकार से कहा कि सी टनकर सरकार से बोलते हैं, मतलब ब्रिटिश सरकार से, और सरकार से कहा कि किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाए।
ठीक है। नील किसान, आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। हाँ, नील किसानों के कष्टों का वर्णन, नील किसानों के कष्टों का वर्णन, मतलब वो कितने तकलीफ में थे इस चीज़ का वर्णन, नील किसानों के कष्टों का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने पुस्तक नील दर्पण में किया है। अपने पुस्तक नील दर्पण में किया है। नील विद्रोह के संदर्भ में वायसराय केनिंग ने कहा, नील विद्रोह के संदर्भ में वायसराय केनिंग ने कहा कि जितनी चिंता मुझे 1857 के विद्रोह के समय हुआ, जितनी चिंता मुझे 1857 के विद्रोह के समय थी, 1857 के विद्रोह के समय थी, उतनी ही चिंता इस विद्रोह के 1857 के विद्रोह के समय थी, उतनी ही चिंता इस विद्रोह के संदर्भ में भी है। उतनी ही चिंता इस विद्रोह के संदर्भ में भी है। मतलब समझ लीजिए 57 की क्रांति के जैसे टक्कर खा था ये विद्रोह। अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया MCQ में कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 की क्रांति के समतुल्य था, तो नील विद्रोह। जबकि ये विद्रोह कब हुआ? 57 की क्रांति के बाद ही हुआ है ना, बाद में हुआ। देखिए 57 के विद्रोह के समय किसान तो ये समझ में आ चुका था कि सभी लोग अगर मिलजुल कर विद्रोह करेंगे तो उसका असर भयानक होता है। तो अभी ताज़ा किसानों का एक्सपीरियंस हुआ था विद्रोह करने का, फिर 2 साल के बाद तुरंत विद्रोह करेगा। देखिए अब किसान ना अपनी ताकत को समझ चुके थे। 57 की क्रांति में भी तो ठीक ठाक मात्रा में किसान थे, है ना। अच्छा, अब उसके बाद जो इसका कंक्लूजन लिखिएगा लास्ट में, लिख रहे ना दंडी प्रथा। अभी इसको बात बताएंगे, रुकिए पहले लिखित पहले लास्ट में। हाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चूंकि ये आंदोलन कैसा रहा, सफल हुआ, तो लिखिए इस आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण, हाँ इस आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण किसानों में अनुशासन। अब देखिए अनुशासन आ जाएगा ना, 57 के विद्रोह में अनुशासन नहीं था तो फेल हुआ था। अब देखिए किसानों में अनुशासन, एकजुटता, यूनिटी, एकजुटता, सहयोग एवं संगठन का समावेश था। सहयोग एवं संगठन का समावेश था। मतलब ये सारा चीज एक संगठन में मौजूद था। क्या क्या था उनमें? अनुशासन था, एकजुटता था, सहयोग था, और एक जो संगठन था उसमें हर चीज का आपको दिख रहा है आपको, है ना। एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बना किसानों का। तथा साथ ही इस विद्रोह में ईसाई मिशनरी
ईसाई मिशनरी कॉमा भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग का भी सहयोग मिला, का भी सहयोग मिला। सोचिए, ईसाई मिशनरी तक किसानों को सपोर्ट कर रहे थे। आश्चर्य लग रहा है ना थोड़ा सा, क्योंकि और किसी विद्रोह में आपको ईसाई, ये वाला भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन जो दिखता है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को ईसाई मिशनरियों का सपोर्ट था। मतलब सपोर्ट का मतलब क्या, उनको उनके तरफ से वो अलाउ किया गया था। हाँ क्या बोले, हाँ नेतृत्व किया गया, मतलब उनको सपोर्ट करते थे, वो समर्थन करते थे। तो ये नील विद्रोह को ईसाई मिशनरी भी सपोर्ट करते थे। जो बुद्धिजीवी वर्ग 57 के क्रांति से अलग रहा, अब वो भी सपोर्ट करेगा। अब सोचिए कि जब ये बुद्धिजीवी वर्ग आ जाएगा, मिशनरी भी सपोर्ट करेगा, और ये हेमचंद्राकर भी सपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसे में ये नील विद्रोह तो सपोर्ट, मतलब नील विद्रोह का व्यापकता आप समझ सकते हो ये कितना ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और अच्छा एक चीज़ लास्ट, हाँ ददनी प्रथा लिखिए जैसे इसके बारे में, ददनी प्रथा के बारे में। हाँ इसके नीचे हेडिंग डालिएगा, इसी में ये प्रथा देखिए क्या है, लिखिए नील उत्पादक किसानों को, नील उत्पादक किसानों को अग्रिम धन देकर, अग्रिम एडवांस में जिसको बोलते हैं, अग्रिम धन देकर, अग्रिम धन देकर करारनामा लिखवा लेते थे। करारनामा लिखवा लेते थे। करारनामा समझते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, करारनामा लिखवा लेते थे, जो कि बाजार भाव से, जो कि बाजार भाव से काफ़ी कम दाम पर हुआ था। बाजार भाव से काफ़ी कम दाम पर हुआ था। अब ये देखिए समझिए क्या है, लिखवा तो दिया आपको फटाक से, मोटा मोटी आपको मैटर भी समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो ठेकेदार था ना, जो किसानों से नील की खेती करवाता था, ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता था कि जब आप नील की खेती करोगे तो किस कीमत पर आप हमको बेचोगे। तो कम कीमत पर होता था, बहुत ही कम कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था। जब नील की खेती हो जाता था तो मार्केट रेट ज़्यादा था, और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कर दिए थे तो आपको तो कम कीमत पर ही बेचना पड़ेगा। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसका इस ददनी प्रथा से क्या संबंध है, यही संबंध था। किसानों ने जो इस विद्रोह, जो किसान आंदोलन का जो विद्रोह किया, उसका रीज़न यही था कि अब कानून में ये लिखा था कि प्राइवेट कंपनियां किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और आपका जो फसल है वो खरीदेगी। लेकिन सवाल सरकार से ये पूछा गया कि अगर मार्केट रेट ज़्यादा हो गया, मान लीजिए मार्केट रेट ज़्यादा हो गया, कंपनियां तो चाहेगी ना कि कम से कम कीमत पर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि कंपनियों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो वो तो किसानों को अपने शर्त पर तैयार कर लेगा खेती करने के लिए। लेकिन फसल बेचना मजबूरी हो जाएगी किसानों को। फसल जब भी बेचेगा तो किसको बेचेगा, उसी कंपनी को बेचना पड़ेगा जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट की हो। और अगर मार्केट रेट ज़्यादा हो गया तब आप कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। और दूसरा बात है, अगर कंपनी खरीदने से मना कर दिया तो मान लो कि वैसा क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं हो पाया। ऐसा होता ना कभी कभी कि मान लीजिए आप जिस कीमत पर, मान लो गेहूं के बारे में एग्जांपल देते हैं या धान के बारे में, जैसे धान का अभी जो है एमएसपी कितना रेट सरकार तय किया है, लगभग 1865 या 1965 के आसपास है। 1965 मान के चले, 1965 रुपया। समझना, देखिए ददनी प्रथा का हम कनेक्शन कर रहे हैं अभी के हिसाब से। मान लीजिए कि धान का कीमत 1965 रुपया प्रति क्विंटल है। कंपनियों से करार हो गया इसी रेट पर। कंपनी बोला कि ठीक है, जब आप धान का उत्पादन करोगे तो आपको हम ये कीमत हम दे देंगे। अब इससे दो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहला बात कि अगर उस साल मार्केट में उस धान का कीमत ज़्यादा हो गया तो क्या कंपनियां बढ़े हुए कीमत का पैसा देगी, नहीं देगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो उसका इतना बड़ा दिल तो नहीं है कि आपका पैसा बढ़ा के देगी। वो देगा कभी?
कभी नहीं देगा। दूसरा बात, पहला प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो मिनिमम राशि है, आपको वही जो राशि मिनिमम या मैक्सिमम जो भी कह लीजिए, आपको वही लेना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका क्वालिटी, जिस प्रोडक्ट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट किए थे उसका अगर क्वालिटी खराब हो गया, उतना अच्छा धान नहीं हो पाया, बात समझ में आ रहा है, तो क्या उस क्वालिटी को उसी कीमत पर खरीदेगा? और अगर खरीदने से मना कर दिया तो हम किसके पास जाएंगे? क्या सरकार इसमें बोलेगा कि नहीं भाई आप कॉन्ट्रैक्ट किए थे आपको लेना पड़ेगा? इस पर कोई सरकार का स्टैंड ही नहीं है। तो यहीं से मामला फंसा था। ददनी प्रथा हालांकि इससे अलग क्या है, अब वहां पर इतना कॉमर्शियल तो नहीं चल रहा था, हाँ नील की खेती हो रहा था, लेकिन वहां पर मिनिमम कीमत पर ठेकेदार जो कीमत तय कर दिया आपको उसी कीमत पर करारनामा करा लिया जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा था। और जो अभी जो कृषि कानून जो आया, जिसके विरोध में किसान आंदोलन किए पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में, दिल्ली में जाके जो आंदोलन हुआ था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ही खिलाफ आंदोलन था। इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ददनी प्रथा के बारे में आपको पता है, या आप बोल सकते हैं, या ऐसे पूछ सकता है, घुमा के पूछना चाहेगा कि जो अभी कृषि बिल के बारे में जो किसान विरोध कर रहे हैं, इस विद्रोह के जैसा इतिहास में कोई प्रथा आपको पहले से दिख रहा है? इतिहास में पहले कोई इस तरह का और भी प्रावधान, क्या ब्रिटिश के माध्यम से कोई ऐसा प्रावधान किया गया था? तो आपको याद रहना चाहिए ददनी प्रथा। यह भी जस्ट लाइक क्या था, ददनी प्रथा के जरिए से। हालांकि देखिए कृषि कानून में अच्छी बातें भी बहुत है। देखिए एग्रीकल्चर का अगर कॉमर्शलाइजेशन होगा, आप ये भी तो सोचिए कि मिनिमम रेट इतना भी मिल रहा है, अब तो यूं भी नहीं मिल रहा है, अभी तक तो किसानों को ये कीमत भी नहीं मिल रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो किसानों को और सरकार का लोड कम होगा, सरकार का टेंशन कम होगा, और किसानों को, अब किसान जो है धीरे धीरे वैसी फसल का उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे जिसका कि मुनाफा ज़्यादा होता है। अब वो धान गेहूं की तुलना में वो मक्के का उत्पादन करेगा, गन्ने की खेती करेगा, मतलब वो नकदी फसलों की खेती के लिए प्रेरित होगा। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको जो प्रोडक्ट चाहिए, जैसे आलू की खेती, अब हल्दीराम अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो क्या बोलेगा, आप आलू का उत्पादन करो, सारा आलू आपका हम खरीद लेंगे, चिप्स बनाएगा, भुजिया बनाएगा, बेचेगा आप ही को। तो फायदा भी है, कृषि कानून से फायदा है कि इससे सरकार का लोड कम होगा, किसानों का मुनाफा बढ़, ऐसा नहीं कि किसानों का मुनाफा नहीं बढ़ सकता है, लेकिन जो उसमें जो कुछ प्रॉब्लम है उस पर सरकार अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए तब फिर दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इसको पहले मिटाते हैं और इसके बाद जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? हाँ, नील विद्रोह वाला कंप्लीट हो गया हमारा मामला। अब पावना समझना है, पॉज कर लीजिए, पावना भी पढ़ा ही देते हैं। हाँ चलिए स्टार्ट करें। अब देखिए पावना विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये विद्रोह 1873 में बंगाल में हुआ था, है ना? और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? ईशान चंद्र राय, शंभू पॉल और खुदी मुल्ला। एकदम नहीं भूलना है कौन कौन है? ईशान चंद्र राय, शंभू पॉल और खुदी मुल्ला। इस विद्रोह के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? हिंदू पैट्रियाट, जिसके राइटर कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। और ये जो बुक था, बुक या मुख्य पत्र, जो जैसे अभी कहते हैं ना कि अभी के महाराष्ट्र में एक पार्टी है ना, अरे बालकृष्ण, जो ये बाल ठाकरे लोग जो है, क्या नाम है उनका? शिवसेना। हाँ, शिवसेना का मुख्य पत्र का नाम क्या है? सामना। हाँ, सामना। शिवसेना का मुख्य पत्र का नाम है सामना। शिवसेना अपने विचारों को उसी पत्र में, उसी मैगजीन में लिखती है। उसी प्रकार से उस समय एक संगठन हुआ करता था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और उसका मुख्य पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियाट। और इसी में इन पावना विद्रोह के बारे में चर्चा था। यह भी किसान विद्रोह है। दरअसल देखिए, हम लोग सभी बार बार पढ़ रहे हैं कि उस समय सामंत का जो सामंतवादी ढांचा चल रहा था, उस समय जमींदार के पास ज़्यादा ज़मीन था और किसान जमींदार के लिए खेती कर रहा था ना। उस समय एक रूल बनाया गया था अंग्रेज़ों के माध्यम से कि जो भी किसान 12 वर्ष तक एक ही भूमि पर खेती करने लगेगा तो वो ज़मीन किसका हो जाएगा? उस ज़मीन से कभी भी जमींदार जो है किसानों को बेदखल नहीं कर सकता है। वो ज़मीन किसका हो जाएगा? वो किसान का हो जाएगा। अब जमींदार को तो लगा ये तो बड़ा एकदम टेंशन वाली बात हो गई,
अगर हमारे ज़मीन पर 12 साल तक अगर कोई खेती कर लिया, वो ज़मीन तो किसान का हो जाएगा ना, फिर उसको हम भूमि से हटा भी नहीं सकते हैं, बेदखल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ज़मींदार चालाकी क्या किया, जो भी किसान का 10 साल 8 साल 11 साल, मान लो 11 साल तक खेती किया वो हो गया, उसके बाद उसको हटा देता था, बोलता था अब तुमको दूसरा ज़मीन देंगे, ये वाला ज़मीन नहीं, अब तुम दूसरे ज़मीन पर खेती करोगे, तुमको बगल वाला ज़मीन दे देते हैं। अब सोचो 11 साल तक खेती किया, बस भूमि इसके हैंड से ना चला जाए उसके लिए वो क्या करने लगा, ये चालाकी करने लगा। 11 साल तक खेती करने के बाद उसको चेंज कर देता था। किसान बहुत गुस्सा आ गया, नाराज़ हो गया। हाल वही हो गया जो किराएदार का हाल होता है कि जैसे 5 साल तक 10 साल तक, या कुछ पहले तो ये था कि 15 साल तक अगर आपके घर में रेंटर रह गया तो फिर वो दावा ठोक सकता था आपके घर पर। तो कई सारे मकान मालिक देखते हैं रेंटर को, जब देख लेता है 10 साल हो गया 12 साल हो गया, उसको फिर हटा देता है, वहाँ से खाली करवाया जाता है कि ऐसा ना हो कि एक दिन हमारे घर पे वो दावा ठोक दे। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ था। तो ये ब्रिटिश का कानून था। तो जैसे किसानों को लगा ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, बस तुरंत विद्रोह कर दिया। लेकिन ये विद्रोह, अच्छा जब ये जो रूल बनेगा तो इससे किसानों के अंदर अंग्रेजों के प्रति क्या होगा, भक्ति जगी रहेगी ना। अब ऐसा कानून अगर बनेगा तो जो किसान को क्या लगेगा, ब्रिटिश हमारे लिए तो किसान जो कानून था वो अच्छा बनाया, ये तो बदमाशी कौन कर रहा है, इस कानून का दुरुपयोग कौन कर रहा है, जमींदार। तो ये जो विद्रोह होगा वो किसके खिलाफ होगा, जमींदार के खिलाफ होगा, ना कि ब्रिटिश के खिलाफ होगा। मतलब इस विद्रोह के दौरान ब्रिटिश विरोधी कार्यवाही कुछ नहीं हुआ, यानी कि ब्रिटिश विरोधी नारा नहीं लगा, वो नारा किसके खिलाफ लगा, जमींदारों के खिलाफ। यानी इसलिए कहते हैं यह विद्रोह सामंतवाद के विरुद्ध था। सामंत मतलब क्या, वही जो जमींदार था। सामंतवाद तो एक तरीका है, ढांचा है। इस ढांचे में क्या होता है, जमीन के बड़े टुकड़े पर अधिकार किसका होता है, जमींदारों का होता है, बड़े बड़े लोगों का होता है। अब उसी के अंदर सारे किसान काम करेंगे। तो सामंतवाद तो एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत जो किसान खेती करते थे। तो असल में सामंत कौन थे, जो जमींदार है वही अपने आप में क्या है, सामंत हैं। देखिए सामंतवाद तो एक सोच है। जब आप किसी को अपने अंडर कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, होते हैं कुछ लोग ऐसा नेता टाइप का जिनके चमचे सारे घूमते रहते हैं। तो जब नेता चमचों पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, मतलब उनका सारा पावर अपने अंदर सीज कर लेता है, तो वो भी क्या है, सामंतवादी सोच ही है ना। जब आप मानसिक रूप से आर्थिक रूप से किसी के गुलाम हो जाते हैं, वो भी तो सामंतवादी है। लेकिन असल मायने में सामंतवाद का मतलब क्या होता है, जो जमींदार होता है, जो ठेकेदार होता है, वो असल में क्या है, सामंत है। क्योंकि सामंतवाद का यहाँ पे संबंध जमीन के टुकड़ों से है, भूमि से है, ठीक है। तो यह विद्रोह सामंतवाद के विरुद्ध था, साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं था, उपनिवेशवाद के विरुद्ध नहीं था, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। इस विद्रोह के दौरान किसानों का अंग्रेजों के प्रति भक्ति बना रहा। क्योंकि देखिए यह विद्रोह कब होगा, 1873 में होगा, 57 में क्रांति हुआ। 57 में क्रांति के बाद किसका सरकार आ जाएगा, महारानी का सरकार आ जाएगा, क्राउन का सरकार आ जाएगा। अच्छा हाँ, मतलब भारत सचिव का पोस्ट बना करके, मतलब अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका है। तो अब लोगों को यहाँ पर यह विश्वास है कि ये जो महारानी का जो शासन चल रहा है, ये किसानों के लिए हित में है। बहुत समय तक लोगों को लगा समझने में कि ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं। सभी को ये लगता था कि अंग्रेज हमारे अधिकारों के लिए काम कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी असल में वही बदमाश थी, वो तो चली गई, शोषण तो वो कर रहा था। तो महारानी के गाइडेंस में हम लोग क्या है, सुरक्षित हैं, सही हैं। तो किसान कभी भी अंग्रेजों से मतलब नाराज़ नहीं थे, महारानी से नाराज़ नहीं थे। अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारत दुर्दशा एक नाटक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से एक नाटक है भारत दुर्दशा, आप वहाँ भी देखिएगा। मतलब भारत दुर्दशा में भी जो किसानों की जो आर्थिक स्थिति खराब है, उसके लिए वो अंग्रेजों को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, वो सामंत को, जमींदार को मतलब दोषी ठहराते हैं। भारत दुर्दशा में किसके बारे में चर्चा है, किसानों के बारे में, किसानों के दुर्दशा के बारे में चर्चा है। बात समझ में आया। तो इस आंदोलन के दौरान भी, इस विद्रोह के दौरान भी जो ब्रिटिश के लिए जो हमारे अंदर का जो सम्मान था, किसानों के अंदर सम्मान, वो बना था। क्योंकि आप समझ रहे हैं नियम कानून कैसा कैसा बन रहा है। जब 58 में जब भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, उसके बाद तो जो भी कानून बनाएगा वो हम लोगों के फेवर के लिए बनाया जाएगा, दिखाने के लिए। अंग्रेज ये जताना चाहेंगे कि हम आपके फेवर के लिए बात कर रहा है। तो ये झूठा दिखावा तो था ही ना, क्योंकि जमींदार पर कोई कानून था नहीं। यही सारा बात को क्या करना है, लिखना है वर्ड में। चलिए फटाफट लिखिए ना, लिख रहे बस थोड़ा सा है, 5 मिनट लगेगा, नहीं तो फिर कल नया टॉपिक फिर पढ़ाना है ना, दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो लिखिए,
लिखिए ना भाई थोड़ा सा। पाबना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, पाबना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय कौमा कौमा शंभूपाल, शंभूपाल कौमा खुदी मुल्ला थे, खुदी मुल्ला थे। यह बंगाल में, यह बंगाल में सरकार के एक नियम के लागू करने में, या बंगाल में सरकार के एक नियम के लागू करने में, सरकार के एक नियम के लागू करने में हुई कमी के कारण किया गया। यह बंगाल में सरकार के एक नियम के लागू करने में हुई कमी के कारण किया गया। पूर्ण विराम। वस्तुतः, वस्तुतः ना उसी में, वस्तुतः 1859 के एक नियम के तहत, 1859 के एक नियम के तहत बंगाल में किसानों को यह सुरक्षा दी गई थी कि, बंगाल में किसानों को यह सुरक्षा दी गई थी, यह सुरक्षा दी गई थी कि 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक एक ही भूमि पर 12 वर्ष तक एक ही भूमि पर खेती करने वाले किसानों को, खेती करने वाले किसानों को, खेती करने वाले किसानों को जमींदारों द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है। जमींदारों द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है। किंतु जमींदार इस नियम का उल्लंघन कर किसानों को भूमि बदल कर खेती करवा के उनके शोषण को अंजाम देते रहे, उनके शोषण को अंजाम देते रहे, उनके शोषण को अंजाम देते रहे। अतः जमींदारों से असंतुष्ट होकर, जमींदारों से असंतुष्ट होकर किसानों ने विद्रोह किया। पैराग्राफ चेंज कीजिए। इस विद्रोह की
इस विद्रोह की खास बात यह थी कि इस विद्रोह की खास बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार के प्रति किसानों की भक्ति बनी रही। ब्रिटिश सरकार के प्रति किसानों की भक्ति बनी रही और उन्होंने घोषणा की थी कि हम, किसान बोल रहे हैं, ऐसे डबल कोट में लिखिएगा इस बात को, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। क्या बात है, भावुक होकर किसान बोलता है, हम महारानी और नहीं, यही बात जो आप लिख रहे हैं, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ये किसान कह रहा है कि हम सिर्फ महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत, यानी कि हम किसान केवल महारानी का होना चाहते हैं, इनका नहीं, ये जमींदार का नहीं, ये साहूकार का नहीं, हम सिर्फ आपका किसान होना चाहते हैं। और आप जो नियम बना रहे हैं वो मेरे फेवर के लिए। तो अभी किसान को अपना कौन लगेगा? अभी किसान को अंग्रेजों के अंदर अपनापन दिखेगा, महारानी के अंदर अपनापन दिखेगा, लेकिन दरअसल मामला तो कुछ और ही है। और यही सवाल है, ये प्रश्न है कल के लिए होमवर्क, कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, विवेचना करें, फिर आशय स्पष्ट करें, आशय स्पष्ट करें। इसका आंसर कैसे दिखेगा? निम्नलिखित कथन पाबना विद्रोह से संबंधित है, जिसके नेतृत्व करता ये सब हैं। अब उसके बाद पूरा इसी को लिख देना है, बस हो गया। अभी आगे तो लिखिए, पहले थोड़ा सा आगे तो लिखना है, पहले लिखिए, यहां तक लिख लिया ना। यह कथन दरअसल अभी तो देखा जाए तो इनका संकीर्ण दृष्टिकोण है, असल में अभी भी अपना दुश्मन वो पहचान नहीं पा रहे हैं। सर, यह कथन किसानों के यह कथन किसानों के सीमित दृष्टिकोण का परिचायक है। सीमित दृष्टिकोण के परिचायक है, मतलब वो ब्रॉड तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। सीमित दृष्टिकोण का परिचायक है, जो 19वीं सदी के किसान विद्रोह के, जो 19वीं सदी के किसान विद्रोह के स्वरूप को भी, 19वीं सदी के किसान विद्रोह के स्वरूप को भी उद्घाटित करता है। अब इससे ये पता चलता है कि 19वीं सेंचुरी में हमारे किसान भाई साहब कितने भोले थे, है ना। किसान विद्रोह के स्वरूप को भी उद्घाटित करता है। वस्तुतः किसान अपने निकटवर्ती शोषक को तो पहचान रहे थे। वस्तुतः किसान अपने निकटवर्ती शोषक को तो पहचान रहे थे। निकटवर्ती शोषक कौन होगा? ये जमींदार। निकटवर्ती शोषक को तो पहचान रहे थे, किंतु दूर स्थित मूल शोषणकर्ता
अर्थात मूल शोषणकर्ता अर्थात ब्रिटिश को नहीं पहचान पा रहे थे। ब्रिटिश को नहीं पहचान पा रहे थे। इस तरह हाँ, नहीं पहचान पा रहे थे। इस तरह यह विद्रोह सामंतवाद विरोधी नहीं था, साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था। यह विद्रोह साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था, साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था, बल्कि सामंतवाद विरोधी था। सामंतवाद विरोधी था। पूर्ण विराम। इस विद्रोह का सामंतवाद विरोधी था। हाँ, इस विद्रोह का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एवं हाँ कर लेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लिखा एवं उसके मुख्य पत्र ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एवं उसके मुख्य पत्र हिंदू पैट्रियट ने विरोध किया। मुख्य पत्र हिंदू पैट्रियट ने विरोध किया। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पर, ये वाला, और मिटाने के बाद इसका आंसर कैसे लिखिएगा थोड़ा सा उसका बारे में आपको एक डायग्राम बता देते हैं। ये खत्म हो गया सर। हाँ, ये वाला खत्म हो गया। अब 2 मिनट खाली आप लोग हाँ पहले इसको लिख लेते हैं ना, पहले इसको बता देते हैं ढांचा। कल का जो होमवर्क वो 57 की क्रांति है आपको लिखने के लिए देंगे। ये वाला आपको देंगे, आपको पहले इसको नहीं पहले इसको बता देते हैं, फिर कल के लिए क्या होगा हम बता देते हैं आपको, ठीक है। कल केवल 57 की क्रांति देखना है। इसका आंसर तब तक प्रैक्टिस करके रखिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले बताना क्या है कथन का आशय। कथन का आशय क्या बताइएगा कि उपरोक्त कथन पावना विद्रोह के दौरान कृषकों के द्वारा कहा गया है, जो 19वीं सदी के किसान विद्रोह के स्वरूप को उद्घाटित करता है। एकदम यही लिखना है, सेम टू सेम। क्या बोले हम? उपरोक्त कथन पावना विद्रोह के दौरान कृषकों के द्वारा कहा गया है। क्योंकि यह विद्रोह कब हुआ था? जब पावना विद्रोह चल रहा था तब कहा गया था ना, जो 19वीं सदी के किसान विद्रोह के स्वरूप को उद्घाटित करता है। मतलब कि 19वीं सेंचुरी में हमारे किसान भाई साहब क्या सोचते थे ब्रिटिश के बारे में, इस स्टेटमेंट से पता चलता है। क्या अच्छा ही सोचते थे, खराब तो नहीं सोचते थे। उसके बाद दूसरा क्या बताना है? पावना विद्रोह का कारण बताना है। दूसरा लाइन में क्या बताना है? पावना विद्रोह का कारण या फिर परिस्थिति जो भी था, इसके बारे में पूरा डिटेल में बता देना है। अभी जो पूरा छपवाए हैं क्या वही लिखिएगा। 1859 के बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत सरकार ने किसानों को अधिकार दिया कि उसके आगे जो लिखवाए हैं पूरा आप लिख लीजिएगा। तीसरा क्या लिखिएगा? समीक्षा या निष्कर्ष। तो समीक्षा निष्कर्ष में क्या लिखिएगा कि दरअसल यह विद्रोह साम्राज्यवाद विरोधी नहीं बल्कि सामंतवाद विरोधी था। तो अभी जितना लिखा है उसको इसी 3 ढांचे में इसको क्या करना है? समेट लेना है। ठीक है, हो गया ना? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी अगला जो क्वेश्चन होगा इसी तरह से आपको मेंस का आंसर जो है आपको लिखवाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के इतने रहने देते हैं, बाकी आगे का विद्रोह देखेंगे नेक्स्ट दिन।